हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों को कवर करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम नदियों के बारे में जानते हैं। आपने भी कई नदियों के बारे में सुना होगा, जैसे चंबल, केन, बेतवा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ऐसे। लेकिन हम यदि नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें एक पूरा सीक्वेंस से चैप्टर को लेना होता है। इसीलिए हम पहले नदियों के बारे में जानने से पहले हम उसके अववाह तंत्र के बारे में जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं। अब ये ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? तो अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आती हैं और आकर एक मुख्य धारा में मिलती है। मुख्य धारा से मतलब होगा कि एक जो बड़ी नदी का निर्माण वो करती हैं। भारत का जो अफवाह तंत्र है वो दो भागों में बांटा गया है। एक है हिमालय अफवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। जो हिमालय अफवाह तंत्र है वहाँ हिमालय से निकलने वाली या हिमालय से होकर गुजरने वाली नदियों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र। और जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है उसमें हम दक्षिण भारत की नदियाँ और मध्य भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी, एटसेट्रा। अब हम सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे ब्रह्मा की बेटी भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है। और जो ब्रह्मपुत्र है उसका उद्गम स्थल जो है वो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के पास एक जगह है, एक हिमनद है जिसे हम चोमो युगडोंग या चेमो युगडोंग कहेंगे। वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है और यह 3 देशों से होकर गुजरती है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। और यह हमारे भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों से होकर निकलती है। और इसके किनारे जो मुख्य शहर बसे हैं वो हैं डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी। ऐसे कई शहर हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी को मैप के जरिए से समझेंगे, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो हम मैप में देख पा रहे हैं कि एक ब्लू लाइन निकली है चीन से। ये ब्लू लाइन ही जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी को बताती है। ये ब्लू लाइन जैसे ही जब तक ये चीन में रहती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या सांपो नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये भारत में एंटर होती है तो सबसे पहले ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है। अब अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम कहीं कहीं दिहांग भी बताया जाता है। फिर उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश से आकर असम में आती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नाम से जाने के साथ इसमें कई नदियां जो हैं वो आकर भारत की छोटी छोटी नदियां आकर इसमें मिलती जाती हैं, जैसे मानस, कामेद और तीस्ता नदी। अब जो सांगपो नदी है जो कि भारत में आकर दिहांग नदी और ब्रह्मपुत्र नाम से जानी गई, जब ये आगे चलती है तो ये बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में जाने पर ही इसका नाम बदल जाता है और इसे हम यमुना नदी कहते हैं। अब जब जो भारत से एक नदी आ रही है, गंगा नदी, जैसे ही वह बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। और त्रिपुरा के पहाड़ से एक नदी बहकर आती है। जब वह नदी इसी नदी में मिलती है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, जिसका नाम बांग्लादेश में जमुना नदी है, उस पॉइंट को मेघना नदी बोलते हैं। तो जो भारत से जो गंगा आई है और जो ब्रह्मपुत्र आई है, उन दोनों का एक ही पॉइंट बन जाता है मेघना, और यहीं से जाकर वो बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी है, ये दोनों ही मिलकर जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो उससे पहले एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। पहले हम डेल्टा के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि और कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो पहले हम डेल्टा को समझ लेते हैं। क्या होता है, जब नदियां बहकर आती हैं तो वो अपने साथ कुछ मिट्टी लाती हैं और कई धाराओं के साथ जब वह समुद्र में मिलती हैं तो अपनी मिट्टी वहीं पे छोड़ देती हैं। और जब वो छोड़ देती हैं तो उस जगह पे एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का एक जगह बन जाती है। उसी जगह को हम डेल्टा कहते हैं। और यहाँ की जो मिट्टी रहती है वो बहुत ही उपजाऊ रहती है, क्योंकि नदियों के साथ बहाकर लाई गई हुई जो मिट्टी रहती है उसमें कई प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं। तो ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी रहती है। और कई नदियां हैं जो इस डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी,
कृष्णा, ये सभी नदियाँ जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर भी कहा जाता है, एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत में जम्मू व कश्मीर और चीन में पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है। इसका जो उद्गम है, मतलब ये कहाँ से निकलती है, तो ये सानो ख्वाब नामक की जलधारा है, वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। इस नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर, मतलब 2900 किलोमीटर अप्रोक्स इसका माना जाता है। ये नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम भाग से होकर गुजरती है और फिर जाकर कराची के दक्षिण में अरब सागर में मिल जाती है। यह भारत में 1114 किलोमीटर तक बहती है। अब एग्जाम में कभी कभी इसका क्षेत्रफल भी पूछ लेते हैं कि भारत में सिंधु नदी का एरिया कितना है। तो इसके लिए आपको याद रखना चाहिए कि सिंधु नदी का जो एरिया है वो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। अब हम सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सबसे पहले हम झेलम नदी के बारे में पढ़ते हैं। हमें इन्हें क्रम से पढ़ना होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले जो हमारी नदी आती है वो है झेलम। तो झेलम नदी सिंध नदी की महत्वपूर्ण और सहायक नदी है। यह कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल जो जगह है उसमें स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी जो श्रीनगर है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी, और वूलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महागड्ढ से गुजरती है। पाकिस्तान में झांग के निकट यह चेनाब नदी से मिल जाती है। अब हम चेनाब नदी के बारे में जानेंगे। तो यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्र और भागा दो सरिताओं या नदियों के मिलने से बनती है। अब जो चंद्र और भागा नदियां हैं ये हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास तांडी जो जगह है वहाँ पे आपस में मिलती हैं, इसीलिए इनका नाम चंद्रभागा रखा गया है। पाकिस्तान में जाने से पहले यह नदी भारत में 1180 किलोमीटर की दूरी तय करती है या बहती है। अब हम रावी नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो रावी नदी भी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के वेस्ट मतलब पश्चिम से निकलती हैं और यह राज्य की चंबा घाटी से बहती हैं। और पाकिस्तान में जब रावी प्रवेश करती है तो यह सराय सिंधु के निकट और चिनाब नदी से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी मतलब साउथ ईस्ट भाग में जो धौलाधर जगह है वहाँ से प्रवाहित होती है। अब हम व्यास नदी के बारे में जानेंगे। व्यास नदी जो है वो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास व्यासकुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहां हरिके के पास सतलज नदी में मिल जाती है। अब हम सतलज नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सतलज नदी है वो तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के पास एक जगह है राक्षसताल, वहां से निकलती है। यहाँ इसे लॉकचेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में आने से पहले सतलुज नदी लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है और रोपण में एक महाखड्ड बनाती है। अब जो सतलज नदी है यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकला से बहती हुई पंजाब के मैदान में आ जाती है। यह सिंधु की अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भाखड़ा नागल परियोजना में नहर तंत्र का पोषण भी करती है। अब इस तरीके से हमने ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी को समझ लिया है। अब हम अगली वीडियो में गंगा नदी तंत्र और दक्षिण भारत की नदियाँ और मध्य भारत की नदियों को लेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव देना हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।